Hello, this is Vivek Kumar and welcome back to our YouTube channel. Today we have discussed about in assessment of learning of Unit 2. आज की इस वीडियो में हम लोग यूनिट 2 को कंप्लीट कर लेंगे जो कि आपका बीएड सेकेंड ईयर के असेसमेंट ऑफ लर्निंग का होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द टूल्स एंड टेक्निक्स. ऐसे कौन कौन से टूल्स है और टेक्निक्स है इसके बारे में पढ़ेंगे इस यूनिट में हम. तो पहला क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड असेसमेंट ऑफ टूल. एक अच्छे असेसमेंट की आप विशेषता बताइए कि एक अच्छा असेसमेंट होने के लिए क्या क्या ज़रूरत है. तो कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है आपको. असेसमेंट टूल क्या होते हैं. एन असेसमेंट टूल कैन बी डिफाइंड द मेथड्स और टेक्निक्स दैट आर यूज टू नो हाउ मच पर्सन अबाउट पर्टिकुलर लर्निंग. एक असेसमेंट टूल एक वो तरीका है जो कि उस पर्सन को बताता है कि उसने उस लर्निंग में कितना कुछ अचीव किया है. यानी कि विदाउट असेसमेंट टूल हम उसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे कि उसने उस लर्निंग में क्या क्या सीखा है. तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी. एन असेसमेंट टूल कैन बी डिफाइंड एज द मेथड या फिर टेक्निक्स दैट आर यूज टू नो हाउ मच पर्सन नोज अबाउट द पर्टिकुलर लर्निंग. असेसमेंट टूल के जरिए हम उसके लर्निंग के बारे में हम पता कर सकते हैं कि उस पर्सन ने उस लर्निंग के बारे में क्या कुछ जाना है. तो एक अच्छे असेसमेंट टूल की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए कि अच्छे असेसमेंट टूल में क्या क्या होना चाहिए. पहला है एक अच्छा असेसमेंट टूल की रियलेबिलिटी होनी चाहिए. रियलेबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता. ऐसा असेसमेंट टूल का हमें यूज़ नहीं करना चाहिए कि जो वेरी करे टाइम टू टाइम. एक अच्छे असेसमेंट टूल की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो विश्वसनीयता होनी चाहिए उसकी. द असेसमेंट टूल शुड प्रोवाइड सम सेम रिजल्ट्स ओवर टाइम एंड सो कैन रियली ऑन द टूल्स. ऐसा असेसमेंट टूल का हमें यूज करना चाहिए जो हर टाइम हमें एक ही रिजल्ट शो करे. गुड असेसमेंट टूल इज़ ऑलवेज रियलेबल इन नेचर. इट प्रोड्यूस सम रिजल्ट्स ओवर टाइम. और सेकेंड असेसमेंट टूल की मैं बात करूँ, इसकी दूसरी विशेषता है कि इसकी वैलिडिटी होनी चाहिए. इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी नीड फॉर इवैल्यूएशन इफ़ द टूल इज़ एबल टू मेजर व्हाट इज इंटेंडेड टू मेजर. इट मीन्स दैट कि उसकी दूसरी विशेषता है कि ये वैलिडिटी होना चाहिए. ऐसा असेसमेंट का कोई वैल्यू नहीं है कि आज मान लो आपके 50 मार्क्स है तो कल के डेट मोस्ट 50 मार्क्स के बोर्ड की कोई वैल्यू ना. मान लो आपको सीबीएसई बोर्ड कोई मार्क्स प्रोवाइड करता है आउट ऑफ 100 तो आपके मार्क्स की हर जगह वैल्यू होती है, वैलिडिटी रहती है. तो गुड असेसमेंट की एक यही विशेषता है कि एक रियलेबिलिटी होनी चाहिए और उसकी क्या होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए. थर्ड है फेयर होना चाहिए. एक असेसमेंट का जो एक अच्छी विशेषता है कि वो क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए. देयर शुड बी नो एनी काइंड ऑफ बाइसनेस एंड शुड बी नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग. एक अच्छा असेसमेंट टूल डिस्क्रिमिनेटिंग नहीं होना चाहिए. वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए एक पर्सन टू पर्सन. एक अच्छे असेसमेंट टूल की यही विशेषता है कि वो हर एक के साथ बाइसनेस होना चाहिए. मान लो एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, दोनों को समान नज़रिए से देखा जाना चाहिए. एक अच्छा असेसमेंट टीचर वही कहलाएगा. एक टीचर को कभी भी बाइसनेस नहीं करना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए. एक अच्छे असेसमेंट टूल में प्रैक्टिकल भी होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि बस थ्योरी से आप किसी बच्चे को जज कर रहे हो. आपको एक फिजिबल होना होगा. एक टाइम टू टाइम आपको प्रैक्टिकल्स करवाना होगा बच्चों का. एप्लीकेबल होना चाहिए. द रिजल्ट्स ऑफ एन असेसमेंट टूल कैन बी अप्लाइड एंड यूज्ड फर्दर. ऐसा असेसमेंट टूल का हमें यूज करना चाहिए जो कि उसके फ्यूचर के हिसाब से काम आए. स्टैंडर्डाइज. एक असेसमेंट टूल में हर एक चीज़ होना चाहिए. उसके क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दे, उसके स्किल्स को बढ़ावा दे. एक ऐसा असेसमेंट टूल यूज करना चाहिए हमें जो कि एक पर्टिकुलर स्किल्स को भी बढ़ावा दे, साथ ही साथ एकेडमिक स्किल्स को भी बढ़ावा दे. प्रेडिक्ट करना चाहिए. एक ऐसा असेसमेंट होना चाहिए जो यदि मान लो आपके मैथ्स में आउट ऑफ 190 82 85 या 75 एवो मार्क्स आते हैं तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये बच्चा आगे चल के मैथ्स में अच्छा हो सकता है. तो एक प्रेडिक्टेबल भी होना चाहिए. तो चलो हमने 6 पॉइंट अभी तक डिस्कस किए, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल रियबिलिटी होना चाहिए, वैलिडिटी होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए एंड आपका प्रेडिक्टिबिलिटी होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज होना चाहिए एंड एप्लीकेबल भी होना चाहिए. तो ये 6 अभी तक हमने पॉइंट देखे हैं. चलो हम आगे देखते हैं कौन कौन से पॉइंट है. ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए. एक अच्छे असेसमेंट में ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए. आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछने चाहिए. ऐसा क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं होने चाहिए कि मान लो आपने एक टेस्ट में बस सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डाल दिया तो वो आपका अच्छा असेसमेंट नहीं कहलाएगा. एडिक्वेसी होना चाहिए. सफिशिएंट एंड suitability of test. A good test should include measuring the objective and content. फिर डिस्क्रिमिनेटिंग पावर. एक अच्छा असेसमेंट वो असेसमेंट कहलाएगा जो किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेट ना करे.
ए गुड टूल मस्ट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड्स। हाँ, एक डिस्क्रिमिनेटिंग पावर होना चाहिए, मतलब कि हम कह सकते हैं कि वो डिस्क्रिमिनेट करे, सॉरी, इन द सेंस ऑफ कि वो एक अच्छे और मतलब जो मीडियम साइड बच्चे हैं जो कि थोड़े से प्रॉपर इम्प्रॉपर है, पढ़ाई में अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, तो वो डिस्क्रिमिनेट कर पाए, तभी तो उसको रेमेडी दिया जाएगा, तभी तो उसको डायग्नोस किया जाएगा। एक डिस्क्रिमिनेटिंग पावर होनी चाहिए और कम्प्रिहेंसिव इन नेचर होना चाहिए। कम्प्रिहेंसिव इन नेचर का मतलब ए गुड टूल कंटेन्स ऑल द पॉइंट्स, उसको हर एक पॉइंट को कंटेन्स करना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, एक अच्छा असेसमेंट टूल को बैलेंस भी होना चाहिए। एंड ऑब्जेक्टिव ब्रॉडनेस, परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। यूटिलिटी भी होनी चाहिए उसकी, इफेंसियसी भी। यूटिलिटी का मतलब एक ऐसा असेसमेंट टूल का हमें यूज़ करना चाहिए जो कि हमें फ्यूचर में काम आए, और साथ ही साथ एफिशिएंसी भी होना चाहिए। तो इन सब में हमने देखा कि इस असेसमेंट टूल्स की क्या विशेषता है। तो हमने लगभग 15 पॉइंट डिस्कस किया। यदि आप 10 पॉइंट्स भी बता पाते हो तो ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इनफ होगा। तो अब हम लिख देते हैं, पहला है वैलिडिटी होना चाहिए, रिएबिलिटी होना चाहिए, एप्लीकेबल होना चाहिए, फिर आपका स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, फिर बाइसनेस नहीं होना चाहिए किसी के प्रति, फिर डिस्क्रिमिनेटिंग पावर होना चाहिए, एडिक्वेसी होना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होने चाहिए, और यूटिलिटी और एफिशिएंसी होना चाहिए। तो इतना भी आप लिख देते हो। प्रेडिक्टिबिलिटी होना चाहिए, कि ये हमने मेन चीज़ छोड़ दिया, प्रेडिक्टिबिलिटी। इतने भी चीज़ आप लिख देते हो तो ये आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ, आपको पढ़ना है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है एंड समेटिव असेसमेंट क्या होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कोई साल नहीं है जिस साल ये क्वेश्चन ना आए। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, इट इज़ यूज डरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान किया जाता है। मान लो एक टीचर यदि बच्चों को पढ़ा रहा है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के ज़रिए हम उस बच्चे का क्या कर सकते हैं, हम उस बच्चे का हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि वो बच्चा किस चीज़ों में कमज़ोर है, किस चीज़ों में अच्छा है। तो एक अच्छा असेसमेंट, इट इज़ यूज डरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू मॉनिटर द लर्निंग प्रोसेस, इट इज़ डेवलपमेंट इन नेचर। यदि एक अच्छा असेसमेंट होगा तो जाहिर सी बात है डेवलपमेंट, नेचर इन डेवलपमेंट होगा। Now aim of this evaluation is to improve the students learning teaching। यदि इवोल्यूशन इससे क्या होगा, अच्छा होगा। एक फॉर्मेटिव असेसमेंट के द्वारा जो टीचर है वो अच्छे से इवैल्यूएट कर पाएगा बच्चों को। इट इज़ कंटिन्यूस एंड रेगुलर प्रोसेस। और एक फॉर्मेटिव असेसमेंट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कंटिन्यूस बेसिस पे होता है, ये टाइम टू टाइम होता है। इट कंसिडर्ड इवोल्यूशन एज अ प्रोसेस, ये कंसिडर करता है कि इवोल्यूशन क्या एक तरह का प्रोसेस है। इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये हमेशा होते रहता है। जैसे एक साल में एक फॉर्मेटिव असेसमेंट में टीचर बीच बीच में टेस्ट ले लेता है, बीच बीच में कुछ ओरल टाइप क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये सब फॉर्मेटिव असेसमेंट का ही पार्ट है। इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस और कंटिन्यूस प्रोसेस विच इज़ यूजुअली कैरिड आउट बाय द टीचर। एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो कि किसके द्वारा किया जाता है, टीचर के द्वारा। टू कंटिन्यूसली मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस इन नॉन थ्रेटिंग एंड सपोर्टिंग इन्वायरमेंट। टीचर को कभी भी असेसमेंट करते वक्त बच्चों को डांटना नहीं चाहिए और एक इन्वायरमेंट सपोर्टिव रखना चाहिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट टेक्स प्लेस डरिंग द प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम के डरिंग ये क्या होता है, ये असेसमेंट किया जाता है। द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स ऑफ अ स्टूडेंट, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का मेन लक्ष्य यही होता है कि बच्चों के प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना। फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करें हम, पहले फॉर्मेटिव का मतलब जानते हैं। फॉर्मेटिव का जो मतलब होता है, फॉर्मेशन से बना है फॉर्मेटिव। फॉर्मेशन का अर्थ क्या होता है, किसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन होना। तो फॉर्मेटिव वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द फॉर्मेशन मीन्स कंस्ट्रक्शन, इसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इन द क्लासरूम। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि हम किस टाइप का कंस्ट्रक्शन करें। आपको करना है नॉलेज एंड कंटेंट कंस्ट्रक्शन इन द क्लासरूम, नॉलेज के रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है, और इसी को हम बोलेंगे विच इज़ इवैल्यूएटेड बाय द टीचर, इज कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट। हम नेक्स्ट मूव करते हैं, इसके बारे में और जानते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट इज वन स्टेप अहेड ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक अगला भाग है। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज अ रेंज ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट। आपको ये जानना होगा, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है एक तरह का फॉर्मल और इनफॉर्मल असेसमेंट है। क्यों फॉर्मल असेसमेंट इसलिए है क्योंकि इसमें टीचर आपका रिटन टेस्ट ले लेता है कई बार टीचर आपका इनफॉर्मल असेसमेंट इसलिए क्योंकि टीचर आपका कई बार ओरल टेस्ट ले लेता है, वाइवा टेस्ट ले लेता है। द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट, इसका पर्पस यही है क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट को बढ़ावा देना। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन डू नॉट रैंक, आपको ये भी ध्यान रखना है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन किसी भी बच्चों को रैंक नहीं देता है और किसी बच्चों को प्रमोट करने के हिसाब से नहीं होता है ये।
फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हेल्प्स द टीचर चूज़ द मोस्ट सुटेबल टेक्निक। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन यह भी करता है कि बच्चा सबसे सुटेबल टेक्निक को क्या चूज कर सके, टीचिंग लर्निंग टीचर कौन सा टीचिंग मेथड्स को चुने जिससे कि वो इजली क्या कर पाए, फॉर्मुलेट कर पाए। इट इनेबल्स द टीचर टू डिटरमाइन द मॉडिफिकेशन टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। दिस टाइप ऑफ असेसमेंट इज यूज टू मॉनिटर द लर्निंग प्रोग्राम। इस टाइप के असेसमेंट बच्चों के मॉनिटरिंग प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इट्स मेन पर्पस टू प्रोवाइड कंटिन्यूस फीडबैक। इसका मेन पर्पस यही है बच्चों को कंटिन्यूसली फीडबैक दे पाए और फीडबैक टू बोथ टीचर एंड स्टूडेंट। इससे क्या होगा, बच्चों को भी फीडबैक मिलेगा और टीचर्स को भी फीडबैक मिलेगा। फीडबैक टू द स्टूडेंट्स गिव, यदि बच्चों को फीडबैक मिलेगा तो उसे रेनफोर्समेंट मिलेगा सक्सेसफुल लर्निंग का। यदि बच्चों को टाइम टू टाइम उसको अवार्ड मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, तो बच्चे क्या करेंगे और मेहनत करेंगे। दिस इज जनरली टीचर मेड टेस्ट। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट टेस्ट होते हैं ये जनरली क्या होते हैं, टीचर मेड टेस्ट होते हैं और ग्रेड्स कैन नॉट बी असाइन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। और इसमें ग्रेड्स नहीं दिए जाते बच्चों को। फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प्स टीचर आइडेंटिफाई concepts, so the formative assessment is also used to reinforce student on the learning process। formative assessment में बच्चों को किसी भी टाइप का क्या नहीं दिया जाता है, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट। बच्चों को ग्रेड नहीं दिया जाता है किसी भी टाइप का, ये आपको याद रखना है। इट ऑल्सो स्टूडेंट्स बिकम मोर अवेयर ऑफ देयर लर्निंग नीड्स। इससे बच्चे क्या रहते हैं, अवेयर रहते हैं। यदि बच्चों का टाइम टू टाइम टेस्ट लिया जाएगा, बच्चों को टाइम टू टाइम पढ़ाया जाएगा, इवैल्यूट किया जाएगा, तो इससे बच्चे एक्टिव रहेंगे। तो इसके कुछ फीचर्स है, यानी कि आप एडवांटेज कह सकते हो। इट हेल्प्स टू डायग्नोस लर्निंग। जाहिर सी बात है बच्चों का डायग्नोस कर सकते हो कि बच्चों को डिफ़िकल्टीज़ किस चीज़ में है, उससे फीडबैक रेमेडी प्रोवाइड कर सकते हो। इट प्रोवाइड्स फीडबैक, ये बच्चों को फीडबैक प्रोवाइड करता है। एंड टू द स्टूडेंट्स, बच्चों को भी प्रोवाइड फीडबैक करता है, टीचर्स को भी। इट प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। इसमें बच्चे एक्टिव रूप से इन्वॉल्वमेंट रहते हैं। इट इनेबल्स टीचर टू एडजस्ट टीचिंग टू टेक एक्सेस ऑफ द रिजल्ट। इसमें बच्चे क्या रहते हैं, टीचर अकाउंट ऑफ रिजल्ट ऑफ असेसमेंट। इसमें टीचर भी इनेबल रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, इंगेज रहते हैं बच्चे इसमें। और हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एंड रोल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। और ये बच्चों की मदद करता है। रिक्वायरमेंट स्टूडेंट नीड्स, बच्चों की मदद को पूरी तरीके से ये कंप्लीट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़